हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो शायद खबर आप लोगों ने सुन ही ली होगी कि एयर इंडिया यानी हमारे देश की जो फ्लैग कैरियर एयरलाइन है वो प्राइवेट हो गई है। जी हाँ, एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है लगभग 18,000 करोड़ रुपयों में और एयर इंडिया लगभग 7 दशकों के बाद वापस टाटा ग्रुप के हाथ में चली गई है। इसलिए अब कई सवाल शायद आपके मन में आ रहे होंगे, जैसे एयर इंडिया को प्राइवेट क्यों किया? अच्छी खासी हमारे देश की नेशनल फ्लैग कैरियर है जो कि इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करती है इंडिया के लिए। कल को अगर टाटा ग्रुप ने इसको मर्ज करके कुछ और नाम दे दिया तो क्या ये इंडिया के इंटरनेशनल ब्रांड रिप्रेजेंटेशन के लिए खराब नहीं होगा? या फिर इस बार फिर से बीजेपी गवर्नमेंट ने वही किया है जिसके लिए उन पे इल्जाम लगते रहते हैं कि वो देश के बड़े बिजनेसमैन का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हैं। एयर इंडिया के बारे में ये सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं हेल्थ इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो एयर इंडिया प्राइवेट हो गई है, ये बात अब फाइनल है। कुछ और ऑफिशियल्स थोड़े बहुत काम बाकी हैं जो कि इसी साल दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। लेकिन एयर इंडिया को प्राइवेट क्यों करना पड़ा, ये जानने से पहले आपको थोड़ा सा एयर इंडिया की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। जी हाँ, टाटा एयरलाइंस वाली हिस्ट्री। चलिए मेरे साथ साल 1929 में 1929 यानी 1929 में JRD टाटा, ये वो पहले भारतीय थे जिन्हें फ्लाइंग लाइसेंस मिला था और इंडिया से प्लेन उड़ाने वाले भी ये पहले व्यक्ति थे। इसके जस्ट 3 साल बाद भारत में दो काफी नई चीजें हुई। 1932 में टाटा एयरलाइंस की नींव पड़ी, यानी भारत की एक नई प्राइवेट एयरलाइन, और उसी साल भारत का पहला एयर कार्गो सर्विस भी लॉन्च किया गया कराची और बॉम्बे के बीच में। लेकिन टाटा एयरलाइन के अंदर JRD टाटा ने शुरुआत से ही ये बात दोहराई थी कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना हमारा टारगेट नहीं होगा। हमारा टारगेट है इंडिया के एयरलाइन के सेक्टर को वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेशन दिलाना, और वो तभी हो पाएगा जब एयरलाइन काफी अच्छी, नई, बेहतर और बाकी एयरलाइन से कुछ हटकर प्रोवाइड कर सके। यानी JRD टाटा के लिए वो टाटा एयरलाइंस उनका एक नया बिजनेस नहीं बल्कि एक काफी डीप इमोशन था, और ये इमोशन शुरुआत में काफी अच्छा आउटपुट लेकर आया। ब्रिटिश टाइम में टाटा एयरलाइंस धीरे धीरे ग्रो करती रही और 1947 में इंडिया फाइनली आजाद हो गया। और एक्चुअली में शायद उस समय की गवर्नमेंट को ब्रिटिश द्वारा छोड़े गए रेलवेज और UPSC इन सब के बाद सबसे ज्यादा प्राउड टाटा पे ही हुआ होगा, क्योंकि वो भी उस समय का एक शाइनिंग ज्वेल था। और चीजें अब लगभग बिल्कुल क्लियर थी कि अब इंडिया आजाद हो गया है तो टाटा एयरलाइन अब और ज्यादा इजीली बिजनेस कर पाएगी और खुद को स्केल कर पाएगी। लेकिन उस समय अब कुछ और एयरलाइंस भी इंडियन मार्केट में एंटर होना शुरू हो गई थी, जैसे पैन एम वगैरह जो बाहर की एयरलाइंस थी। लेकिन फिर भी फर्क ज्यादा नहीं था, क्योंकि टाटा एयरलाइंस ओकेजनली ही इंटरनेशनल सर्विसेज देती थी, फोकस जनरली उनका डोमेस्टिक मार्केट पे ही था। जिसके बाद JRD टाटा का मन था कि इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी टाटा एयरलाइंस की शुरू की जाएं, जो उनकी विश भी पूरी हुई और पहली फ्लाइट JRD टाटा के साथ ही लंदन तक गई थी। यानी कि टाटा एयरलाइन का फ्यूचर उस समय काफी ब्राइट ही दिख रहा था, और इंडियन एविएशन का भी, जब तक उसमें विलन्स की एंट्री नहीं हुई थी। जी हाँ, कौन थे विलन ये आप लोग डिसाइड करना, अगले 2-3 मिनट में आपको पता चल जाएगा। तो उस समय टाटा एयरलाइंस की पॉपुलैरिटी इंडिया में और धीरे धीरे इंटरनेशनली भी बढ़ने लगी थी। और तब इंडिया में एक कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था रफी अहमद किडवई। क्योंकि ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे तो ये चाहते थे कि इंडिया के उस समय के 4 सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्नर्स में पोस्टल सर्विस शुरू की जाए एयरक्राफ्ट की मदद से, और नागपुर को हम लोग एक सेंट्रल हब की तरह इस्तेमाल में ले लेंगे। JRD टाटा को यह आइडिया काफी पसंद आया और वो ये करने को तैयार हो गए। लेकिन JRD टाटा ने बोला कि हम शुरू कर देंगे, लेकिन आप उन जगहों पे पहले नाइट लैंडिंग की फैसिलिटीज को शुरू कर दीजिए। लेकिन अहमद किदवई साहब मान ही नहीं रहे थे। उनका कहना था कि पोस्टल सर्विसेज को शुरू कीजिए, नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज वगैरह बाद में देख लिया जाएगा। लेकिन JRD टाटा इस पर तैयार नहीं हुए। एक तरफ ये चल ही रहा था कि दूसरी तरफ भारत में ही लगभग 12 से ज्यादा कंपनीज एयरलाइन सेक्टर में बिल्कुल आने को तैयार खड़ी थी। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले वर्ल्ड वॉर हुआ था और अमेरिका अब वो प्लेन्स जो वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किए गए थे लेकिन अब ज्यादा उसके इस्तेमाल के नहीं थे, उन्हें बहुत ही सस्ते दामों पे बेच रहा था। और कई एयरलाइन कंपनीज को लगा कि ये बहुत ही अच्छा मौका है इस तरह से एयरलाइन के सेक्टर में घुसने का। जिसके बाद JRD टाटा को 2 चीजों ने काफी परेशान कर दिया।
पहला तो ये कि वो सोच रहे थे पता नहीं क्यों इंडियन गवर्नमेंट इनको लाइसेंस दे रही है, क्योंकि ये श्योरिटी थी कि ये कंपनीज फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और इकोनॉमी को भी जाते जाते इफेक्ट कर जाएंगी। और दूसरी तरफ अहमद किदवई वाला पोस्टल सर्विस वाला लफड़ा उनके दिमाग में पीछे चल ही रहा था, जिसके बाद फाइनली उस समय के प्रधानमंत्री यानी पीएम जवाहरलाल नेहरू सामने आते हैं और उन्होंने बोला कि टाटा एयरलाइन काफी अच्छा काम कर रही है और उन्होंने एक कमेटी बनाई और बोला कि जेआरडी टाटा जो कह रहे हैं उस पे ये कमेटी विचार विमर्श वगैरह किया करेगी। कमेटी को काम करने के लिए बोल दिया गया और कमेटी ने कुछ समय के बाद में फाइनल रिजल्ट दिया और वो वही था जो कि इतने समय से जेआरडी टाटा कहते आ रहे थे कि गवर्नमेंट पता नहीं क्यों ऐसे लगभग ने 12 एयरलाइंस को लाइसेंस देने की गलती कर रही है जिनके फ्यूचर की श्योरिटी ही नहीं है। यहाँ जहाँ एयरलाइन सेक्टर में उस समय कुछ कंपनीज ही सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, सीधी सी बात थी कि इंडिया उसी समय आजाद हुआ था। एयरलाइन सेक्टर सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित था जो कि अपर क्लास के थे। मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चरल बेस थी और किसान कहां और क्यों एयरप्लेन से ट्रेवल करेगा। तो सरकार फिर भी क्यों इन नई कंपनीज को लाइसेंस देने की कोशिश कर रही है जो कि बिजनेस का बेस बनाकर नहीं बल्कि मौका देखकर एयरलाइन सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी समय बिल्कुल अहमद किदवई ने भी यानी कि जो मिनिस्टर थे उन्होंने एक हिमालयन एविएशन नाम की नई सर्विस शुरू कर दी थी और क्लेम भी किया कि ये जेआरडी टाटा के मदद के बिना ही प्रॉफिट बनाएगी, जिस पे जेआरडी टाटा का एक ओपन लेटर था कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस सेक्टर में प्रॉफिट बनाना इतना आसान है तो इस सपने से जल्द ही बाहर आ जाए। बस इतना ही काफी था कि कमेटी की रिपोर्ट और जेआरडी टाटा के इन अप्रोचेस के बाद गवर्नमेंट के अंदर टाटा एयरलाइंस को नेशनलाइज करने की बात शुरू हो गई, क्योंकि अब शायद ये बात उन बापू लोगों की इज्जत तक आ गई थी जो कि गवर्नमेंट में बैठे थे। जब ये बात टाटा को पता चली कि टाटा एयरलाइन को नेशनलाइज किया जा सकता है तो उनका सिंपल यही कहना था कि नेशनलाइजेशन टाटा एयरलाइंस के लिए डिजास्टरस साबित होगा, क्योंकि जो पॉलिटिक्स इसको नेशनलाइज कर रही है ये पॉलिटिक्स इस बिजनेस को कभी आगे जाने ही नहीं देगी। जेआरडी टाटा की ये बात जब पंडित नेहरू तक पहुंची तो उन्होंने भी इसके बारे में दूसरी बार नहीं सोचा। अगर उस समय के पीएम चाहते तो उनकी मर्जी से इस डिसीजन को वैसे वापस लिया जा सकता था, लेकिन फाइनली डिसीजन तैयार हो गया कि टाटा एयरलाइन को नेशनलाइज किया जाएगा। और टाटा एयरलाइंस नेशनलाइज होती उससे पहले ही 1952 में कुछ एयरलाइंस ने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। ये वही एयरलाइन थी जिनके बारे में टाटा ने कहा था कि ये फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, इन्हें लाइसेंस मत दीजिए। फाइनली सब कुछ मर्ज करके गवर्नमेंट 1953 में टाटा एयरलाइंस को एयर इंडिया में बदलकर नेशनलाइज कर देती है, जिसके बाद बोर्ड मेंबर की तरह जेआरडी टाटा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के लिए काम करते हैं और 1993 में फाइनली जेआरडी टाटा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि उसके बाद एयर इंडिया का क्या होता है। ये होता है कि आज के समय में एयर इंडिया में 60,000 करोड़ रुपयों का कर्जा है। जी हाँ, आज से 70 साल पहले की एक सक्सेसफुल एयरलाइन जिसने आज दुनिया भर में राज करना चाहिए था, उसे एक देश की गवर्नमेंट पॉलिटिक्स और करप्शन कितना खत्म कर सकती है, एयर इंडिया इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जहां इस खूबसूरत एयरलाइन को पिछले लगभग 70 सालों में दुनिया भर तक पहुंच जाना चाहिए था, वहां आज के समय में ये एयरलाइन हर रोज 20 करोड़ का घाटा कर रही है। इसलिए साल 2000 के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर ये सोचा गया था कि जेआरडी टाटा ने सही कहा था, एयर इंडिया गवर्नमेंट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगी और इसे वापस प्राइवेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एयरलाइन अब सरकारी पैसे का बिल्कुल खून चूसने लगी थी। और तब से धीरे धीरे ये बातें हो रही थी कि इसे प्राइवेट किया जाएगा और 2017 में मौजूदा मोदी सरकार ने कहा कि इसे फाइनली प्राइवेट किया जा रहा है। जहां मोदी सरकार ने 2018 में 76% एयर इंडिया के स्टेक्स को खरीदने के लिए बिड्स को इनवाइट किया, लेकिन कमाल की बात यह है कि किसी भी प्राइवेट प्लेयर ने उनको अप्रोच नहीं किया। जिसके बाद ये पता चला कि क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत स्टेक्स अपने पास रखना चाहती है, काफी ज्यादा कर्जा भी है इस वक्त एयरलाइन के ऊपर, इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। जिसके बाद फाइनली 100% यानी पूरी एयर इंडिया को बेचने के लिए बात हुई, जिसमें स्पाइस जेट और टाटा ग्रुप दोनों ने ही सबसे ज्यादा बिडिंग की, जिसमें बेस प्राइस रखा गया था 12,906 यानी 12,906 करोड़ रुपीस, जिसमें स्पाइस जेट ने ऑफर किए 15,100 करोड़ और टाटा ग्रुप फाइनली 18,000
यानी 18,000 करोड़ में वापस अपने उस इमोशन को अपने पास ले आए। और इसीलिए जस्ट उसके बाद रतन टाटा ने भी एक काफी इमोशनल लेटर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था वेलकम बैक एयर इंडिया। ये जो पिक्चर है ये वो आखिरी शाम की पिक्चर है जिसके बाद फाइनली टाटा एयरलाइन नेशनलाइज हो गई थी। टाटा ग्रुप का इस वक्त कहना है कि उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो लोग प्रॉपर मैनेजमेंट के जरिए इस एयरलाइन को वापस एक प्रॉफिटेबल एयरलाइन बना देंगे। और क्योंकि ये शायद टाटा का इमोशन है तो आने वाले सालों में शायद आपको इंडिया की एक उभरती हुई एयरलाइन देखने को मिल सकती है जो कि इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स, ब्रिटिश एयरवेज के साथ डायरेक्टली टक्कर ले सके। और ऐसा हो सकता है कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया, उनके विस्तारा, एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, क्योंकि उसके भी इनके पास थोड़े बहुत स्टेक्स हैं, तो इन सब को मर्ज करके एक काफी बड़ी बेहतरीन एयरलाइन बना दे। वैसे देखते हैं कि ये फ्यूचर में होता है कि नहीं, क्योंकि टाटा इसको किस तरह से अप्रोच करेगा ये अभी देखना बाकी है। तो भले ही जेआरडी टाटा के सामने एयर इंडिया वापस अपने घर ना आई हो, लेकिन रतन टाटा की आंखों के सामने वापस एयर इंडिया अपने घर आ गई है। तो अब स्टोरी में विलेन कौन था? क्या प्राइवेटाइजेशन एयर इंडिया का सही है और ये इंडियन फ्लैग कैरियर की रेपुटेशन के लिए खराब तो नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब शायद आपको मिल गए होंगे। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।